ये कहानी है नीलम और उसके बेटे की। नीलम ने अपने पति की मौत के बाद अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की थी। पति की मौत के बाद नीलम एक सेठ के पुराने घर में किराए पर रहने लगी थी और अपने घर को चलाने के लिए वो मोहनलाल के ढाबे पर काम करती। ऐसे एक दिन नीलम मोहनलाल के ढाबे पर काम कर रही थी, तभी उसका बेटा राम उसके पास आता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, तो यहीं रुक जा थोड़ी देर। बाहर जब ग्राहक चले जाएंगे तो मैं तुझे खाने को दे दूंगी। माँ की बात सुनकर राम शांति से बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब कस्टमर चले जाते हैं तब नीलम एक प्लेट में खाना निकालती है और अपने बेटे को देती है। राम पहला निवाला तोड़ने ही जाता है कि तभी वहाँ पर मोहनलाल आता है और राम को अपने ढाबे में खाता देखकर भड़कते हुए कहता है, नीलम, ए नीलम। जी भाई साहब, आपने बुलाया? अरे तू क्या बड़ी चौधराइन हो रही है? अरे भिखारियों को खाना क्यों बांट रही है? ये भिखारी यहाँ बैठ के खाना क्यों खा रहा है? अरे ढाबे का खाना क्या तेरे बाप के घर से आता है जो मुफ्त में बांट रही है? माफ करना, लेकिन ये भिखारी नहीं बल्कि मेरा बेटा है भैया। अरे तो तेरा बेटा है तो क्या करूँ? उसकी आरती उतारूं, पूजा करूँ उसकी? अरे तुम भले ही मुझे भाई बोलती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा भांजा बनकर अब मेरे यहाँ खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा। आइंदा से ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम समझ रही हो मैं क्या कर सकता हूँ। समझ गई ना? जी समझ गई भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी अपने बेटे को खाना नहीं दूंगी। मोहनलाल नीलम की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं राम अपनी माँ से सवाल करता है, माँ, अंकल आपके ऊपर इसलिए चिल्ला रहे थे ना क्योंकि मैंने खाना खाया था? नहीं नहीं राम, तुमने खाना खाया है ना, इसके लिए नहीं चिल्ला रहे थे। वो तो बस इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मैं एक ग्राहक से पैसा लेना भूल गई हूँ और मुझसे खाना भी जल गया था। माँ, भले ही मैं छोटा हूँ लेकिन समझता सब कुछ हूँ। माँ, आप ऐसी जगह काम क्यों करती हो जहाँ आपको इतना सुनना पड़ता है? बेटा, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बेटा, हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही रहने की जगह। और तेरे बाबा के जाने के बाद मैंने तुझे यही पाला है। सेठ के मकान का किराया चुकाती हूँ। अगर मैंने यहाँ काम नहीं किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा बेटा। हमारे पास ना खाने के लिए कुछ बचेगा और ना ही रहने के लिए छत। माँ, आपको पता है किसी ने ना बहुत कमाल की बात कही थी कि अगर आप चाहो ना तो किसी के हाथ से ना कुछ भी छीन सकते हो, लेकिन उसका नसीब आप छीन के नहीं ले जा सकते। अगर हमारे नसीब में ये तकलीफें लिखी है ना माँ, तो हमें भोगना होगा। राम की उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन उसकी समझदारी किसी बड़े से कम नहीं थी। अपने बेटे को इतना समझदार देखकर नीलम की आंखें भर आती हैं और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके राम को गले लगाती है। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब वो मुझे समझाने लगा है। समय सब कुछ करवाता है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीलम अब अपने आंसुओं को पोंछते हुए राम को खाना खाने को कहती है। बहुत बोलने लगा है तू बेटा, अब चुपचाप खाना खा ले। नहीं माँ, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। इस खाने को क्या, मैं ऐसी कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा जिसके कारण आपको सुनना पड़े। देख बेटा, हम कहीं भी काम करते हैं वहाँ हमें सुनना ही पड़ता है। राम अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता और खाने को साइड में रखकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रात राम और नीलम बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी राम को खांसी आती है। बेटा क्या हुआ तुझे? माँ, पानी। नीलम अब भागते हुए पानी लेकर आती है, पर जब वो पानी पिलाने जा रही होती है अपने बेटे को तो वो देखती है कि उसके मुंह से तो खून आ रहा है। राम, तेरे मुंह से खून? कुछ नहीं माँ, वो खांसते खांसते ना ये उल्टी हो गई थी खून की। पर कोई बड़ी बात नहीं माँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप चिंता मत करो। नहीं बेटा, तू मेरे साथ वैद्य जी के पास चल। माँ, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं भी तुझे यही कह रही हूँ कि अभी मेरे साथ वैद्य जी के पास चल। नीलम अब बिना कोई देर किए राम को तुरंत ही वैद्य जी के पास लेकर जाती है। वैद्य जी, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। ये मेरे साथ खाना खा रहा था और अचानक इसको खांसी आई और खांसी में इसके खून भी आया। बेटा नीलम, जरा शांत रहो।
मैं अभी इसको देखता हूँ। वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे बेटे को? राम को बहुत गंभीर बीमारी है जिसका इलाज मेरे पास नहीं बल्कि डॉक्टर के पास है। इसलिए बेटा तू जाकर अपने बेटे का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवा ले। वैद्य की बात सुनकर नीलम अपनी आंखों में आंसू लिए घर पर वापस आती है और अगले दिन ढाबे पर न जाकर राम के साथ गांव के सरकारी अस्पताल में जाती है और उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे दवाई देकर घर भेज देते हैं। देख बेटा, अब तुझे खुद पे ज्यादा ध्यान देना है। दिन में मैं भले ही ना रहूं, लेकिन तुझे समय समय पे दवाई लेनी है। हाँ माँ, मैं समझ गया। इस तरह नीलम अपने बेटे के साथ सो जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नीलम अपने बेटे का ख्याल रखने के साथ साथ ढाबे पर भी जाती है और वहाँ पर भी काम करती है। ऐसे एक दिन नीलम ढाबे पर काम कर रही थी। वहीं घर पर राम दवाई खाकर आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर सेठ आता है और नीलम को आवाज देता है। सेठ जी, आप यहाँ आइए ना, अंदर बैठिए। अरे मुझे घर के अंदर नहीं आना, अपनी माँ को बाहर निकाल। पर माँ तो घर पर है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तेरी माँ आए तो बोलना कि मुझसे मिल ले। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है और जब शाम को नीलम घर आती है तो राम अपनी माँ को सेठ के आने की बात कहता है, जिसके बाद नीलम सीधा सेठ के पास जाती है, जिसे देखकर सेठ नीलम से कहता है, आओ नीलम बहन आओ, सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपने मुझे क्यों बुलाया है सेठ जी? अरे आज 4 महीने हो गए नीलम, कुछ याद आया या फिर मैं याद दिलाऊं? सेठ जी, मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। अरे बहना, मैं कर्जे की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो घर के किराए की बात कर रहा हूँ। जो कर्ज है वो तो तुम मुझे धीरे धीरे दे ही रही हो, पर तुम ये कैसे भूल रही हो कि तुम मेरे घर में ही रह रही हो? वो किराया भी तो देना होता है। सेठ जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और तो और मेरे बेटे की तबीयत भी खराब है, इसलिए मुझे कुछ समय का वक्त दे दो। देख नीलम बहन, अगर मुझे अगले हफ्ते मेरे घर का किराया नहीं मिला तो मैं घर पे ताला लगवा दूंगा, फिर रहना रोड पर, समझी? लेकिन सेठ जी, मैंने अपनी बात कह दी, अब तुम जा सकती हो, चलो। नीलम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने घर का किराया और बेटे का इलाज करवा पाए। बस यही सोचकर नीलम अपने घर आती है और घर आकर खाना बनाने लग जाती है तो वो देखते हैं कि घर में सिवाय आटे और आलू के कुछ भी नहीं है। हे भगवान, घर में आटा और सब्जी में आलू के अलावा कुछ है ही नहीं। एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे वाह माँ, आज तो आपने आलू के पराठे बनाए हैं। ज्यादा बात मत कर, खाना खा ले। राम खाना खाकर सो जाता है। आधी रात को राम की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और एक बार फिर से नीलम उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। एक बार फिर से डॉक्टर दवाइयाँ देकर घर भेज देता है। समय बीतता है और अब समय के साथ साथ राम की तबीयत और भी खराब हो जाती है। ऐसे एक दिन राम अपनी माँ के पास ढाबे पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि मोहनलाल उसकी माँ को डांट रहा है। तुम गरीब लोग ना गवार के गवार ही रहोगे। अरे तुझे पता नहीं है क्या, रोटी बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया जाता है। काम में मन नहीं लगता है, बस बातें करवा लो। माफ कर दो भैया, गलती हो गई। अरे क्या खाक गलती हुई है? अगर आज तेरे कारण ढाबे में आग लग जाती तो तू क्या हर्जाना देती? मोहनलाल को चिल्लाते देखकर राम का सर घूमने लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे, ये किसका बच्चा है? ये तो यहाँ पे बेहोश हो रखा है। अरे कोई आओ, जल्दी उठाओ इसको। उस महिला की आवाज सुनकर मोहनलाल और नीलम भी ढाबे से बाहर आते हैं, जहाँ वो राम को देखते हैं। मोहनलाल तुरंत राम को अपनी गोद में उठाता है और उसे कुर्सी पर बिठा देता है। राम को खून की उल्टी होता देख सभी लोग घबरा जाते हैं। हे भगवान, इसको तो खून की उल्टियाँ हो रही है। खून की उल्टियाँ ऐसा ही थोड़ी होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। खून की उल्टी जब ही होती जब किसी इंसान को ना कैंसर हो। अरे नीलम बहन, मैं तो कहती हूँ अपने बेटे का इलाज ना किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाओ। नीलम अपने बेटे को लेकर हैरान थी। नीलम बस उसे निहार ही रही थी कि तभी मोहनलाल राम को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। राम की कई सारे टेस्ट होते हैं। सारी जांच होने के बाद शाम को जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहता है, नीलम जी, आपके बेटे को कैंसर है। अगर इनका सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया तो ये बच नहीं सकते। नीलम के साथ वहाँ मोहनलाल भी था।
डॉक्टर की बात सुनकर मोहनलाल और नीलम दोनों ही हैरान थे। अपने बेटे की बीमारी सुनकर नीलम फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वही मोहनलाल उसको शांत करवाकर चला जाता है। कुछ देर बाद नीलम अपने बेटे को लेकर घर पर आ जाती है और तभी वहाँ पर सेठ भी आता है। अरे नीलम बहन, अब मैंने सुना है तुम्हारे बेटे को कैंसर है। सेठ जी, आप यहाँ अपने घर का पैसा लेने आए हैं। एक काम कीजिए, आप अपने घर पे कल ताला लगा लेना, क्योंकि मेरे बेटे के साथ मैं गांव छोड़ के जा रही हूँ। अरे नीलम बहन, जब भाई साहब की मौत हुई थी तब मैंने ही तुम्हें अपने घर में रहने को दिया था। भले ही तुम मेरे घर पर किराए पर रहती हो, तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें पैसों के लिए मना नहीं किया। और मैं अभी कुछ समय से तुम्हें डरा रहा हूँ, लेकिन मैं घर पर ताला लगा दूंगा ऐसा सच नहीं है। मैं अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय तुम्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत है। तुम चिंता मत करो। सेठ जितना कठोर दिखाई पड़ता था उतना था नहीं। ये देखकर नीलम की आंखें भर आती हैं और वो उसका धन्यवाद करती है। सेठ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। अरे तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की भला क्या जरूरत है? मुझे तो बस तुम्हारे हाथ के आलू के परांठे खाने हैं। और हाँ, जब अपना राम पूरी तरह से ठीक हो जाए तुम तब मुझे इकट्ठे पैसे दे देना। सेठ की बात सुनकर नीलम को बहुत अच्छा लगता है और वो सेठ के लिए आलू के पराठे बनाकर उसको खिलाती है। सच में नीलम, तुम्हारे हाथ के आलू के परांठे बहुत टेस्टी है। तुम दूसरों के यहाँ काम करने की बजाय अपना काम क्यों नहीं शुरू करती हो? अगर तुमने खुद के पराठे की दुकान शुरू कर दी तो चल पड़ेगी। लेकिन सेठ जी, उसके लिए तो पैसे की जरूरत है ना, जो कि मेरे पास है ही नहीं। अरे तुम फिर पैसों की चिंता करती हो, मैं हूँ ना। सेठ अब नीलम को कुछ पैसे देकर उसके आलू के पराठे का काम करने के लिए कहता है और अगले दिन नीलम भी ऐसा ही करती है। समय बीतता है। बीतते समय के साथ नीलम के आलू के पराठे बहुत फेमस हो जाते हैं और इस तरह नीलम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। पर कौन जानता था कि उसकी इस कामयाबी को वो ज्यादा दिन नहीं भोग पाएगी। और ऐसे एक दिन नीलम अपनी दुकान पर पराठे बेच रही थी। तभी उसके सामने उसका बेटा राम आ रहा था। तभी राम की नजर एक बच्ची पर पड़ती है। खुद की आंखों के सामने अपने बेटे का एक्सीडेंट होता देख नीलम का कलेजा फट जाता है और वो भागते हुए अपने बेटे के पास जाती है। कुछ समय बाद सेठ वहां पर आता है और नीलम को ऐसे देख वो नीलम के कंधे पर हाथ रखता है कि तभी नीलम भी नीचे गिर जाती है, क्योंकि नीलम अपने बेटे की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई थी और वो भी वहीं पर दम तोड़ देती है।